हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ Q&A करने वाली हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और वो सारे क्वेश्चन एक जैसे थे और सबको रिप्लाई करते करते मुझे लगा कि शायद अभी मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपके जो डाउट्स है वो एक्चुअली मैं लिखकर उतना क्लियर नहीं कर पाती, शायद जितना मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि आपके जो क्वेश्चंस है उनका सही आंसर क्या है। आई होप कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं इस वीडियो में। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं तस्दीक कबीर रियाज जी का। उन्होंने बहुत सारे मुझे मैसेज किए थे इसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो उनका क्वेश्चन है, आपका क्रेटिनाइन कितना है और कितने साल ये किडनी चलता है। तो एक्चुअली ये कितने साल ये किडनी चलता है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना दी है और आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। जहाँ तक आपने ये सेकंड क्वेश्चन किया है आपका क्रेटिनाइन कितना है, तो अभी जैसे मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं तो अभी मेरा स्टेबल है 1 और 1.1 के बीच वो स्टेबल है। लेकिन स्टार्टिंग में वो फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब 2 साल लगे मुझे स्टेबल करने में। तो सेकंड क्वेश्चन है वैभव भट्ट जी का। उन्होंने पूछा है कि ट्रांसप्लांट के मेडिसिन का खर्चा कितना आता है मंथली। तो एक्चुअली मंथली खर्चा जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पर और डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हो। जैसे कि अगर आपका ट्रांसप्लांट के बाद आपकी हेल्थ अच्छी है तो जो नॉर्मल इम्यूनो सप्रेसर चलते हैं वो उनका जो प्राइस रहता है मंथली के हिसाब से देखो तो मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार रुपया आता है। लेकिन उसके बाद की जो मेडिसिन रहती है वो आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी जैसे मेरे ट्रांसप्लांट को 4 साल कंप्लीट हो गए तो अभी जो मेरा खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 10 से 11 हज़ार का। वो डिपेंड करता है मेरा एक्चुअली मेरे अमीनो सप्रेसर के साथ साथ मेरी PTH की मेडिसिन चल रही है और ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं उनकी PTH की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये इसी तरह हर पेशेंट का अलग अलग रहता है खर्चा, वो डिपेंड करता है उनकी हेल्थ कंडीशंस पे। और अगर इससे ज़्यादा आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूँगी ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उस पर मैंने पूरा मेडिसिन का खर्चा जो है वो अपना बताया है और कौन सा मेडिसिन जो मेरी चल रही है वो उसके अकॉर्डिंग में सारा खर्चा मैंने उसमें जो है वो मेंशन किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है वो है तानी खान का। उन्होंने 2 बार मुझे यही क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ वाकई नॉर्मल हो जाती है। तो एक्चुअली तानी जी इसका आंसर ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो आपने लाइफ देखनी है वो आपने कंपेयर करनी है एज़ कम्पेयर टू CKD स्टेज और एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। नो डाउट कि लाइफ जो है नॉर्मल हो जाती है। आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन कर सकता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है ऐसा मैं नहीं बोल सकती। आपको सिर्फ नॉर्मल मतलब CKD पे कैसी कंडीशन होती है वो सारे जितने भी किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको पता है, और डायलिसिस पे क्या कंडीशन होती है ये भी उनको पता है। लेकिन ट्रांसप्लांट पे वो जो कॉम्प्लिकेशंस आपको CKD के टाइम पे या डायलिसिस के टाइम पे आती है वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। आप नॉर्मली कहीं पे आ जा सकते हैं और जो भी जैसी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना खाने की CKD पे डायलिसिस पे वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। हाँ, लेकिन नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट ये है कि आपकी मेडिसिन जो है वो चलती है और साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है लाइफ टाइम के लिए, अदरवाइज बाकी सारी लाइफ जो है वो नॉर्मल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निराजन शुराय जी का। अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो सॉरी उसके लिए। इन्होंने पूछा है कैडेवर किडनी ओवरऑल कॉस्ट। एक्चुअली कैडेवर किडनी का ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपने कौन सी सिटी से और कौन से हॉस्पिटल से करवाया है। अगर तो प्राइवेट पे करवाया है तो ऑब्वियस आपका 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। अगर आप गवर्नमेंट से करवाते हैं तो वही 4 से 5 लाख का। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से करवा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, क्योंकि हर जगह का रेट जो है वो अलग अलग है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा जो खर्चा है वो 10 लाख का आया था। तो इस तरह वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सिटी से करवाया है। तो आपको पता करना पड़ेगा वो आप कौन सी सिटी से रहते हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल का कितना पैकेज है, क्योंकि हर हॉस्पिटल ने एक पैकेज बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वो खर्चा जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनूप सिंह जी का। उन्होंने पूछा है कि क्या हर CKD पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ता है। तो एक्चुअली CKD स्टेज
को आप स्लो डाउन कर सकते हो, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि किडनी जो है वो ऑलरेडी आपकी डैमेज हो चुकी है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करोगे या फिर अपनी डाइट चेंज करोगे तो आप इसको स्लो कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम जाता जाएगा, एट लास्ट जो ट्रीटमेंट आता है सीकेडी का वो है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। पहले डायलिसिस और उसके बाद ट्रांसप्लांट, क्योंकि जब एंड स्टेज आती है तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि डायलिसिस के अलावा कोई और चीज़ ही नहीं है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। तो डायलिसिस जो है वो एक तरह का टेम्परेरी ट्रीटमेंट बोला जा सकता है। उसके बाद फिर आपको ट्रांसप्लांट करवा के आपको अच्छा लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित चौबे जी का। उन्होंने पूछा है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को किडनी कितने साल रहता है और आपने अभी तक कितने सालों तक का देखा है अपने सामने। कितने साल रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने पूछा है। इसके लिए मैंने वीडियो रेडी किया है, जो अभी रिसेंट मेरा वीडियो चल रहा है वो इसी टॉपिक पर है। तो अंकित जी आप वहाँ पे जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन और आपने अभी तक कितने सालों तक का देखा है, तो एक्चुअली मैंने उस पर मेंशन किया है जिनसे मैं पर्सनली मिली हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनका 20+ ईयर, 30+ ईयर, 40+ ईयर भी हो चुके हैं। लेकिन एक पेशेंट को मैं पर्सनली जाके मिली थी, क्योंकि वो हमारे नोन में थे। तो उनसे बात करके मुझे काफ़ी कुछ पता चला। उनका भी कैडेवर ट्रांसप्लांट था। तो ये जो आपका डाउट है कि किडनी ट्रांसप्लांट कितने साल तक चलता है, कितने साल तक लोग जिंदा रहते हैं, तो उसका आंसर आपको उस वीडियो में क्लियरली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलू शर्मा जी का। उन्होंने पूछा है मैम क्या वापस से क्रेटिनाइन लेवल सही हो सकता है? मेरा 6 से 4 हो गया है। मेरा इलाज सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर का नाम अश्विनी गुप्ता है। उन्होंने अपने डॉक्टर का नाम भी बताया है। देखो नीलू जी, अगर तो आपकी किडनी जो है एक्यूट किडनी डैमेज है तो आपका जो है क्रेटिनिन लेवल जो है वो स्टेबल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपके डॉक्टर ने आपको सीकेडी स्टेज पे किसी पे 2, 3, 4 अगर मेंशन कर दिया है तो आपका जो क्रेटिनिन लेवल है वो नॉर्मल नहीं होगा। आपका धीरे धीरे जो है वो क्रेटिनिन बढ़ता ही है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, इसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं काफ़ी सालों तक, मतलब 2-3 साल तक आप जो है इस पे स्टेबल रह सकता है आपका क्रेटिनिन लेवल। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता ही है और एट लास्ट आप जाके जो ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आलोक सिंह जी ने। उन्होंने पूछा है क्या आपका भी क्रेटिनाइन इंक्रीज और डिक्रीज होता है और प्रेजेंट टाइम में कितना है? आई हैव कम्प्लीटेड 11 days ऑफ ट्रांसप्लांट बट माई क्रेटिनाइन इज़ 1.27। वट इज़ एक्चुअली क्रेटिनाइन लेवल जो है वो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है वो इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होता, उसको टाइम लगता है। आपने बताया आपका 1.27 है, तो जो आपको 11 दिन हुए हैं, तो अभी इसके हिसाब से आपका जो क्रेटिनाइन है वो ठीक है। और हर पेशेंट का जो है होता है। मेरा भी 1.2, 1.3, 1.4 भी होता था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी स्टेबल है। अभी 1 और 1.1 के बीच में रहता है। तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्रेटिनाइन लेवल जो है वो धीरे धीरे जाके आपका स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपसे कभी भी दवाई मिस हुई है या थोड़ा लेट हुई है? एक्चुअली मिस तो कभी नहीं हुई। मैंने कभी भी मेडिसिन एक भी डोज जो है वो मिस नहीं की। लेकिन हाँ, लेट मतलब 10-15 मिनट जो है वो लेट हुई है। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आई थिंक सबके साथ होता होगा। वो अलार्म, इसके लिए एक चीज़ है कि पहले तो आप अलार्म सेट करके रखो आपका। इससे ना तो आपकी दवाई मिस होगी और ना ही लेट होगी। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलार्म सेट करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अलार्म सेट होता भी है लेकिन हम लोग किसी काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उसको बंद करके हम सोचते कि चलो ठीक है बाद में मेडिसिन खा लेंगे, लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं हम लोग। और बाद में और ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं और हमें ये भी बात याद नहीं होती कि हमने खाई है कि नहीं खाई। तो ये सबके बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब भी अलार्म बजे अपनी मेडिसिन खा लो ध्यान से। एक्चुअली मेडिसिन मिस करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने मेडिसिन तो कभी मिस नहीं की, लेकिन हाँ थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है।
ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने बार बार पूछे हैं। आई होप कि आपको उनके आंसर मिल चुके होंगे। जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है, कुछ दिन हुए हैं या कुछ महीने हुए हैं, उनको भी बहुत सारे ये डाउट्स रहते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है उनका जो लेवल्स है वो नॉर्मल नहीं होते। एक्चुअली हर पर्सन की बॉडी जो है अलग अलग होती है, और जो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो हमें मेडिसिन दी जाती है अमीनो सप्रेसर, वो हर पर्सन की बॉडी पे अलग तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो उस मेडिसिन के साथ बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो आप इतने ज़्यादा पैनिक मत हो, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है अपनी बॉडी को टाइम दो, रेस्ट करो आप जितना ज़्यादा हो सके। आपके जो लेवल्स है धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी मेडिसिन की डोज भी कम हो जाएंगी। और इस चीज़ का स्ट्रेस जो लोग रहते हैं कि क्या लाइफ टाइम चलती है, तो इस चीज़ का स्ट्रेस लेने वाली आई थिंक कोई बात नहीं है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो अगर लाइफ टाइम भी ये मेडिसिन खानी पड़ रही है तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप बस आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे जो है वो हेल्दी रखना है, कौन सा हेल्दी लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।